हेलो दोस्तों, वीएस क्लासेस फॉर यू में आपका स्वागत है। आज आपके लिए फिर से आपकी करंट अफेयर्स की क्लास लेके आ गया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का दिन। आज का दिन है 20 जुलाई, जो कि है विश्व शतरंज दिवस। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। यह दिन 1924 में जो पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है उसकी स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। और इसका लक्ष्य शतरंज कार्यक्रमों के लिए सहयोग और दुनिया के सभी लोगों के बीच मैत्रीपूर्ण सद्भाव में सुधार लाना है। तो आज कौन सा दिन है? आज है विश्व शतरंज दिवस, जो हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। और यह 1924 में पेरिस में विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। तो क्या था 1924 में किसकी स्थापना हुई थी? विश्व शतरंज महासंघ की स्थापना। इसको चिन्हित करने के लिए हर साल 20 जुलाई को ये मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि किसे प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। तो प्रतिष्ठित जो ये हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड है, इससे भारतीय अर्थशास्त्री जो कि पद्म भूषण प्राप्त करता है श्री कौशिक बसु को इसके लिए अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। उन्हें यह पुरस्कार जर्मनी के हैम्बर्ग में बुसेरियस लॉ स्कूल के प्रोफेसर डॉक्टर हंसबर्ड शेफर द्वारा ये उनको ये अवार्ड दिया गया। तो किसे मिला है? ये मिला है कौशिक बसु। कौशिक बसु ये भारतीय अर्थशास्त्री हैं और इनको अर्थशास्त्र में ये अवार्ड मिला है। और ये वर्तमान में जो कॉर्नेल विश्वविद्यालय है उसमें ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। और ये 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। कब तक कार्य कर चुके हैं? ये 2009 से 12 तक भारत सरकार के मुख्य सलाहकार। 2009 से 2012 तक भारत सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में भी कार्य कर चुके हैं और इनको पद्म भूषण भी प्राप्त है। और ये पद्म भूषण प्राप्त करता भी हैं जो कौशिक बसु, इनको ये अवार्ड मिला है। और ये फिलहाल कहाँ काम कर रहे हैं? तो फिलहाल ये कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किसे मिला? तो ये मिला है कृषि विज्ञान केंद्र कलबुर्गी। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय रायपुर के तहत काम करने वाले कृषि जो कलबुर्गी कृषि विज्ञान केंद्र है, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 मिला। तो किसे मिला है? ये मिला है कलबुर्गी कृषि विज्ञान केंद्र। जो कि कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के जो तहत ये कार्य कर रहा है, इनको ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि विज्ञान प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 मिला है। और जो केवी के जो कृषि विज्ञान केंद्र कलबुर्गी के एक जो संपर्क किसान है स्वर्ण बस्सा पाटिल, उनको कृषि में अभिनव योगदान के लिए आईसीएआर के जो स्थापना दिवस था, आईसीएआर जगजीवन राम इनोवेटिव किसान अवार्ड 2020 ही मिला है। तो कौन से किसको मिला है? केवी के कलबुर्गी के संपर्क किसान बसाराम पाटिल को। जो बसाराम पाटिल हो, शरण बस्सा पाटिल को ये जो बापू जगजीवन राम जो इनोवेटिव किसान अवार्ड 2021 मिला है। और ये जो पुरस्कारों की जो घोषणा हुई थी, ये आईसीएआर के 93वें स्थापना दिवस पर हुई थी। तो और इस प्रोग्राम में जो मुख्य अतिथि थे वो थे भारत के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, वो इसके मुख्य अतिथि थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि हरियाणा सरकार को कहां पर एक सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार को केंद्र सरकार ने सांस्कृतिक जो कुरुक्षेत्र है वहां पर सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की जो सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जो 17 जुलाई को नई दिल्ली में
जो हमारे जो सीएम है खट्टर साहब उनकी और नए केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ संयुक्त रूप में एक बैठक हुई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जो अब हरियाणा सरकार के कुरुक्षेत्र में एक नया सांस्कृतिक केंद्र खोल सकती है और इस दिशा में केंद्र और हरियाणा सरकार योजना तैयार करके संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। तो ये कहां पर खोलने की मंजूरी मिली है? तो ये मंजूरी मिली है ये मंजूरी मिली है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में ये सांस्कृतिक ये खोलने की मंजूरी मिली है। नॉर्थ जोन का मतलब ये नॉर्थ जोन में सेंट्रल जो ये होगा कल्चरल सेंटर होगा ये नॉर्थ जोन का। इससे पहले पटियाला में इकलौता पटियाला में नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला में स्थापित है। उसके बाद ये कुरुक्षेत्र में होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिसकर्मियों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिसकर्मियों का जो लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए जो समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वो किए हैं पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ। और ये अभी इन्होंने 15 जुलाई 2021 को इस पर हस्ताक्षर किए। तो किसके साथ किए हैं? तो ये किए हैं पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो कब किए इन पर हस्ताक्षर? तो ये किए 15 जुलाई 2021 को। इस कार्यक्रम में जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं सुश्री रेखा शर्मा और BPRND के महानिदेशक श्री VSK कौमुदी, ADG नीरज सिन्हा और DIG प्रशिक्षण वंदन सक्सेना ने दिल्ली के महिपालपुर में स्थित BPRND के मुख्यालय में इसका मतलब इस पर हस्ताक्षर किए। और इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या है कि महिलाओं से जो संबंधित कानून है और नीतियों के संदर्भ में लैंगिक समानता के प्रति पुलिसकर्मियों की संवेदनशीलता को सुनिश्चित करना और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को रोकने में पुलिसकर्मियों के रवैये व व्यवहार में परिवर्तन लाना है। तो ये जो समझौते पर हस्ताक्षर हुए ये कहाँ हुए हैं? तो ये किसके साथ हुए हैं? ये हुए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के साथ। कब हुए हैं? 15 जुलाई 2021 को। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं सुश्री रेखा शर्मा और जो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के जो ये महानिदेशक हैं इनके बीच ये हस्ताक्षर हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को GST मुआवजे के तौर पर कितने रुपए जारी किए? तो GST क्षतिपूर्ति के रूप के मद में केंद्र सरकार ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 16 जुलाई 2021 को 75,000 करोड़ रुपए जारी किए। यह रकम चालू वित्त वर्ष जो 2021-22 में GST क्षतिपूर्ति के रूप में जारी होने वाली कुल रकम की आधी रकम है। जो वित्त मंत्रालय के मुताबिक जो GST क्षतिपूर्ति की जो रकम है वो है 1.59 लाख करोड़ रुपए। और उसमें से अभी कितने रुपए जारी किए गए हैं? तो उसमें से जारी किए गए हैं 75,000 करोड़ रुपए। कितने रुपए? 75,000 करोड़। टोटल कितने जारी होंगे? तो कुल रकम कुल होगी 1.59 लाख करोड़। टोटल जो रुपए जो इस चालू वित्त वर्ष में जारी होंगे 2021-22 में तो वो होंगे 1.59 लाख करोड़। और उसकी पहली किस्त 75,000 करोड़ रुपए जो कि इसके लगभग आधी है वो 16 जुलाई को जारी कर दी गई। कब जारी की गई है ये? तो ये जारी की गई है 16 जुलाई को। 16 जुलाई को वित्त मंत्रालय ने इसको जारी कर दिया। और इसकी जो अगली किस्त है जो शेष रकम है वो जारी की जाएगी इसी साल सितंबर में। और जो ये इसलिए जारी किए जा रहे हैं क्योंकि कोरोना की ये दूसरी लहर की वजह से जो राज्य हैं उन पर काफी भारी मात्रा में वित्तीय दबाव है। और इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने उनको मदद करने के लिए 75,000 करोड़ रुपए अभी उनको जारी किए। तो चलिए नेक्स्ट है, कौन सी कंपनी 16,600 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा IPO लॉन्च करेगी? तो जो देश का जो सबसे बड़ा IPO जो लॉन्च करने जा रही है वो है दिग्गज डिजिटल कंपनी पेमेंट कंपनी पेटीएम दिवाली के आसपास अपना जो भारतीय स्टेट मार्केट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा IPO लॉन्च करेगी। और यह 16,600 करोड़ रुपए का होगा। तो कौन सी कंपनी लॉन्च करेगी? तो ये करेगी पेटीएम इसको लॉन्च करेगी। कितने रुपए का है ये? 16,600 करोड़ का।
अब तक का ये सबसे बड़ा आईपीओ लॉन्च होगा, जो कि दिवाली के आसपास होगा। और ये बीती 16 जुलाई को कंपनी ने सेबी को अपना जो ये प्रस्ताव है ये भी सबमिट करा दिया, अपना ड्राफ्ट सबमिट करा दिया। और उनके इस दस्तावेज के अनुसार पेटीएम की योजना है कि नए शेयरों के माध्यम से 8300 करोड़ रुपए और बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से 8300 करोड़ रुपए जुटाने का उनका जो है वो लक्ष्य है। तो कौन सी ये कंपनी पेटीएम 16,600 करोड़, जो पेटीएम के जो संस्थापक हैं वो है विजय शेखर वर्मा, और 16,600 करोड़ रुपए का ये आईपीओ लॉन्च करेंगे। इनके संस्थापक कौन है पेटीएम के? तो ये हैं विजय शेखर वर्मा। विजय शेखर वर्मा पेटीएम के जो संस्थापक हैं। और अभी तक का जो सबसे बड़ी जो आईपीओ है वो भारतीय सरकारी कोयला कंपनी कोल इंडिया का है। कोल इंडिया 2010 में उन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया था, जो कि 15,475 करोड़ का था। तो अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ कौन है? अब तक का तो ये है कोल इंडिया का। कोल इंडिया सरकारी कोयला कंपनी है। इनका है कितने का आया था इनका? इन्होंने किया था 15,475 करोड़ रुपए का। कितने का किया था? 15,475 करोड़ रुपए का 2010 में इन्होंने लॉन्च किया था। 2010 में 15,475 करोड़ का लॉन्च किया था। और अब जो लॉन्च होने जा रहा है वो पेटीएम 16,600 करोड़ रुपए का दिवाली के आसपास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू और कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के उच्च न्यायालय का क्या नाम रखा गया है? तो जम्मू और कश्मीर जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का भी नाम बदल दिया गया है, और उनका नाम बदलकर अब रख दिया गया है जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। क्या नाम रखा गया है उसका? अब उनका नाम रखा गया है जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय। इसको अधिसूचित कर दिया गया है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जो इस बदलाव को प्रभावी बनाने के लिए जो जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन आदेश 2021 है उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। और उसके बाद जो विधि मंत्रालय के न्याय विभाग ने शुक्रवार 16 जुलाई को इस आदेश को अधिसूचित कर दिया गया। तो अधिसूचित कब किया गया है? तो ये किया है 16 जुलाई को। 16 जुलाई को आदेश अधिसूचित भी कर दिया गया है। जुलाई को आदेश अधिसूचित कर दिया गया। अब ये किसके नाम से जाना जाएगा? ये हाईकोर्ट अभी जाना जाएगा जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के नाम से। चलिए नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान के कंधार में किस भारतीय फोटो जर्नलिस्ट की हत्या हुई? तो अभी हाल ही में 16 जुलाई 2021 को दानिश सिद्दीकी नाम के जो न्यूज एजेंसी राइटर्स के लिए जो कंधार में अफगानी सैनिकों और तालिबानियों के बीच संघर्ष को कवर कर रहे थे, उनकी हत्या कर दी गई। तो उनका अभी 16 जुलाई को उनकी हत्या हुई है। कौन? भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी। क्या नाम उनका? तो उनका नाम है दानिश सिद्दीकी। इनको 2018 में पुलित्जर अवार्ड भी मिला था फोटोग्राफी में, जो जर्नलिज्म में। तो इनकी हत्या कर दी गई है। कब की गई है? 16 जुलाई को। 16 जुलाई 2021 को, जब ये तालिबानियों और वहां के जो अफगानिस्तान के जो सुरक्षा बल थे उनके बीच में हुई झड़प को जब ये कवर कर रहे थे तब उनकी हत्या कर दी गई। इनकी हत्या का आरोप तालिबान पर लगा है, लेकिन तालिबान ने वीडियो जारी करके इनकी हत्या में अपना हाथ होने पर बिल्कुल मतलब साफ इनकार किया है। दानिश सिद्दीकी का शव उसी दिन जो रेड क्रॉस की जो अंतर्राष्ट्रीय समिति है उसको सौंप दिया गया, और 18 जुलाई को इनका शव भारत लाया गया, और उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के कब्रिस्तान में इनको दफना दिया गया। और ये 2018 में इनको पुलित्जर अवार्ड भी मिला था। 2018 में मिला था इनको पुलित्जर अवार्ड, जो कि पत्रकारिता का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो इनको 2018 में मिला था। और इनकी अभी 16 जुलाई 2021 को अफगानिस्तान के कंधार में इनकी हत्या कर दी गई। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल आपके लिए फिर से नए क्वेश्चंस लेके आऊंगा। तब तक जुड़े रहिए वीएस क्लासेस फॉर यू से। थैंक यू।